हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडीवी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज काइनेमेटिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के ऊपर अपन सैम्युलेशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होता है। ये फील करना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसी वेबसाइट मिली तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं क्या होता है। देखो यार, मोशन अपना जनरली तीन तरीके का ही होता है। एक होता है जिसमें वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। एक हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन तो हो, यानी कि वेलोसिटी चेंज तो हो रहा हो बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और थर्ड टाइप ऑफ मोशन क्या होता है जिसमें एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो। तो तीन तरीके का मोशन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वो मोशन जिसमें मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो वो मोशन कैसा होता है, सपोज इस कार की बात करें तो मोशन कैसा होगा। जैसे कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट स्पीड। चलो ये देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड मैंने इस कार को दे दी है। एक्सेलरेशन अभी भी 0 है। तो कार का मूवमेंट कैसा होगा, चलो ये देखते हैं। ये देखो, कार का मूवमेंट कैसा हो रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही है, चेंज नहीं हो रही है। और हर सेकेंड इसके द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 2 मीटर हर सेकेंड ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। दोबारा देखना चाहते हो, दोबारा ये देख लो। ये रहा वेलोसिटी, अपन देते हैं 2 और ये चल देखो ऐसा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन ये हो गया जिसमें अपनी क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। फॉर्मूला क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन होता है बच्चे, उसमें मैंने बताया था कि जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन होता है, जो होता है एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन है लेकिन वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर डीवी अपॉन डीटी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है। v बराबर u प्लस माइनस एटी, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। अब जैसे ये सवाल है, मैंने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कोई एक्सेलरेशन वाला सवाल देखते हैं, कोई तो मिल जाए। ये रहा एक्सेलरेशन वाला सवाल, देखना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, तुम देखना दोनों ग्राफ में, तुम देखना। ये देखो, ये स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियली 0 था। फिर एक्सेलरेशन मैंने कितना लिया है, 1 का एक्सेलरेशन लिया है। तो तुम देखो, हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी 1 से बढ़ेगी। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी 1 यूनिट बढ़ जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट था, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 5 हो गया, फिर ये पता नहीं आगे में, ये मुझे लगता है कि इसने कुछ सही से वो मेंशन नहीं किया, बस तुम समझ गए होगे। 1, 2 यहाँ पे है, दिख नहीं रहा होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या फॉर्मूला लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हर सेकेंड तुम सोचो, तो पहले सेकेंड में 0.5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 1.5, फिर 2.5, देख रहे हो 3.5, कैसे कैसे करके अपना भर रहा है ये चीज। देख लो हर सेकेंड में कैसे हो रहा है। तो ये अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। आई बात समझ में। तो तुम यहां से एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि जब अपना एक्सेलरेटेड मोशन रहता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन रहता है, तो कैसे हर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। यहां ये कैसे है, 0.5 कैसे आया, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a की वैल्यू 1 है, टाइम 1 सेकेंड, तो हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर, तो 0.5 मीटर। 2 सेकेंड में कितना जाएगा, हाफ a 1 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो आ गया 2 मीटर। 2 से 2 कट गया, 2 मीटर। देखो ये 1.5 प्लस 0.5, 2 सेकेंड में 2 मीटर। 3 सेकेंड में कितना आ गया, पूरा जोड़ दो, तो 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 4.5 आउट समथिंग। ऐसे करते करते हर सेकेंड में तुम देखो तो डिस्प्लेसमेंट अपना कैसे वेरी कर रहा है, दिख रहा है। और एक तो ये चीज हो गया। तो इस तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि भाई साहब कैसे कैसे अपना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर यही एक्सेलरेशन, सपोज करो यही एक्सेलरेशन ऐसा हो जाए,
यही एक्सेलरेशन ऐसा हो जाए कि अपना एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए, तो क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, कार पीछे जाना स्टार्ट कर दी, बैक स्टेप। और भी देख सकते हो, और तो क्या ही है इसमें, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, ये बहुत अच्छा केस है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो क्या ये करेगा? पॉजिटिव में जाते हुए डीएक्सेलरेट करेगा, और फिर देख रहे हो पॉजिटिव में जाते हुए डीएक्सेलरेट करेगा। वैसे इसके बाद का मोशन इसने नहीं दिखाया है। अगर अगेन एक्सेलरेशन अभी भी निगेटिव होता तो फिर ये डायरेक्शन चेंज करता और पीछे आता। अगर मान लो इसके बाद भी एक्सेलरेशन निगेटिव होता तो ये डायरेक्शन चेंज करता और फिर ये पीछे आता। इसको बोलते हैं टर्निंग प्रॉब्लम। अब देखो और क्या देख सकते हो, वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये देख लेते हैं। आओ, वेलोसिटी तो निगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है ना, हाँ एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? बैक स्टेप जाके रुकेगा। देखो यहां पे आके रुक गया, बट आगे का मोशन क्या होता? अगर मान लो अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो फिर ये आगे ऐसे चला जाता, काइंड ऑफ। ठीक है, और क्या, और तो एक्स नॉट, बाकी सब सेम ही है, कोई खास नहीं इसमें। तो ये यानी कि अपने को ये समझ में आ गया कि अपन ने वो सारा काइंड ऑफ मोशन देख लिया। दो पार्ट तो अपन ने देख लिया, एक जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक जिसमें एक्सेलरेशन होता है। एक पार्ट और आता है जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, जो कि यहाँ पे शो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है, वो अपन कहीं और से देख लेंगे। बट फिलहाल तुम दो तरह का मोशन तुमने देख लिया, एक जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, फाइन। तीन तरह का ये मोशन होता है, तो दो तरह का हमने देख लिया। ठीक है, ओके फाइन, बाय। वो जो आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स की, काइनेमेटिक्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा एक ब्रॉड आइडिया काइनेमेटिक्स को अपने को डील कैसे करना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बस। काइनेमेटिक्स अपन मान के चलो कि 4 से 5 दिन में कैसे भी करके मैक्सिमम 6 दिन में निपटा देंगे। मतलब यूं मान के चलो नेक्स्ट वीक तक में तुम्हारा पूरा काइनेमेटिक्स निपट जाएगा। इसलिए जैसे बताओ प्रॉपर वैसे ही तुम्हें इमेजिन करना है। ठीक है ना। किसी भी बॉडी का मोशन जो होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। मोशन 3 टाइप का हो सकता है। क्या? 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। एक तो ये होता है 1D, 2D, 3D। इसमें भी मैं 3 कैटेगरी अलग अलग डिवाइड किया हूं। मोशन में भी 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया हूं। सबसे पहला होता है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझना एक एक करके। मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और तीसरा आता है मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। 3 तरह का मोशन अपने दुनिया में प्रेजेंट होता है। मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। पहली बात तो ये। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके पास 4 पैरामीटर होता है। कितने पैरामीटर होते हैं उसके पास? 4 पैरामीटर। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो मोशन कर रहा है उसके पास टोटल 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है वेलोसिटी, तीसरा होता है एक्सेलरेशन और चौथा होता है टाइम। ये 4 पैरामीटर किसी भी बॉडी के मोशन को बताने में काम में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम दूरी, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी भी तुम्हें पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टाइम। अब ये 4 पैरामीटर है और इन 4 पैरामीटर के बीच का रिश्ता वो इक्वेशंस होता है। जैसे कि xt का इक्वेशन, vt का इक्वेशन, at का इक्वेशन, xv, av और ax।
कुल 6 इक्वेशन, किसी बॉडी के लिए मैक्सिमम ये 6 इक्वेशन पॉसिबल है। ये इक्वेशन उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का होगा, ये वेलोसिटी और टाइम का, एक्सेलरेशन और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिश्ता, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिश्ता, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिश्ता। देखा जाए तो इस 4 पैरामीटर से यही 6 इक्वेशन हो सकता है, 7वां नहीं हो सकता। तुम सोचो तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो अपने को ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि भाई इस टाइम पे वो कहां पे है, उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है, या फिर जब उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है तो वेलोसिटी कितना है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है तो एक्सेलरेशन कितना है, जब उसकी वेलोसिटी ये है तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना है। ये पैरामीटर, ये रिश्ता अपने को पता होना चाहिए हर बॉडी के बारे में। और कोई भी बॉडी, चाहे वो दुनिया का कोई भी बॉडी हो, इन 3 के अलावा चौथा मोशन नहीं करता। अगर तुम्हें ये 3 आ गया तो तुम्हें सब कुछ आ गया। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, और अगर उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो क्या होगा। और इन तीनों केसेस में यह रिश्ता तुम्हें निकालना है, यह रिश्ता तुम्हें निकालना है। और वो निकालने का तरीका मैं सिखाऊंगा, कैसे अपन निकालते हैं, वो रिलेशन अपन कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई बात समझ में? एक बार तुमने ये पूरा सीख लिया ओवरऑल काइनेमेटिक्स में, ये ब्रॉड है, एक बार तुमने अगर ये पूरा ब्रॉड सीख लिया तो फिर तुम्हें काइनेमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने पूरा ओवरव्यू बताया काइनेमेटिक्स का, ध्यान रखना इस बात को। ये 4 पैरामीटर से खेलना है और ये 6 रिश्तों के साथ खेलना है बस। और ये 3 तरह का। अब मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी में तीनों आएगा, 1D भी आएगा, 2D भी आएगा और 3D भी आएगा। इसमें भी तीनों आएगा, 1D भी आएगा, 2D भी आएगा, 3D भी आएगा। और इसमें भी तीनों आ सकता है, 1D भी आ सकता है, 2D भी आ सकता है और 3D। मतलब हर तीनों मोशन में तीनों तरह का मोशन पॉसिबल है, 1D 2D 3D, 1D 2D 3D। पहले अपन 1D पढ़ेंगे, फिर जंप करेंगे 2D पे, और एक बार 1D पढ़ लिया हमने, 2D यूं हो जाएगा और 3D भी यूं। सिर्फ 1D को अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहला केस कि मान लो कोई एक बॉडी है, सबका 1D पढ़ रहे हैं अभी 2D में अपन एंट्री नहीं लिए, अभी सभी के लिए अपन 1D पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मान लो एक स्ट्रेट लाइन, 1D मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन। मैं सिर्फ आगे पीछे चलता रहूंगा, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। एक ऑब्जेक्ट सिर्फ x डायरेक्शन में आगे पीछे जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। ठीक है, मान लो वेलोसिटी की वैल्यू v0 है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, मेरी बात सुनना गौर से, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी किसी भी चीज पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज क्या कभी भी किसी चीज पे डिपेंड करती है? कांस्टेंट चीज कभी भी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। आई बात समझ में? यानी कि अपनी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब ये 6 इक्वेशन देखो, अगर वेलोसिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, अगर वेलोसिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, मान लो मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे मैं कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। 1 घंटे बाद देखा तो भी 2, 2 घंटे बाद देखा तो भी 2, मैं पहले 100 मीटर पे था तो भी 2, 200 मीटर पे पहुंच गया तो भी 2। यानी कि ना तो मेरा vt पॉसिबल होगा, वेलोसिटी टाइम के बीच का कोई रिश्ता पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज का किसी के साथ कोई रिलेशन हो सकता है क्या? कोई रिश्ता नहीं। एवी एक्सेलरेशन के साथ भी कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, और कहीं v आ रहा है, xv के साथ भी कोई रिश्ता नहीं, ना तो ये रिश्ता, ना ये रिश्ता, ना ये रिश्ता। अब सुनना, इस पहले वाले केस में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज का एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 तो ax का रिश्ता हो गया खत्म।
एवी का रिश्ता हो गया खत्म। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं। अच्छा और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या, ये भी अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं, तो ये पांचों रिश्ता गायब हो गया। लेकिन अभी भी एक ऐसा रिश्ता बचा हुआ है जो पॉसिबल हो सकता है, वो रिश्ता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। यानी कि अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला रिश्ता हमेशा वैलिड होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिश्ता। जैसे कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा हूं, तुमसे मैंने पूछा कि 1 सेकेंड के बाद मैं कहां पे होऊंगा। बचपन में याद है तुम बोलते थे सर 1 सेकेंड में आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो आप 2 मीटर आगे होगे। मैंने बोला 2 सेकेंड में 4 मीटर आगे होगे। यानी कि टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ एक रिलेशन तो आ रहा है ना, जिस रिलेशन को यूज करके तुम बता रहे हो कि मैं 1 सेकेंड पे यहां पे होऊंगा, 2 सेकेंड पे यहां पे होऊंगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिश्ता होगा इस वाले केस में। वो रिश्ता क्या होगा, वैसे तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट यहां पे मैं उस चीज को प्रूफ करूंगा बिल्कुल बेसिक से। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो v0 है, तो देखना वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx, सॉरी हाँ, v बराबर कांस्टेंट, वेलोसिटी को लिख दो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर v0। मैंने बोला एक पार्टिकल यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट किया भागना, उसकी वेलोसिटी v0 है और कांस्टेंट है। वेलोसिटी को मैंने dx अपॉन dt लिखा, dx अपॉन dt बराबर v0, dx बराबर v0 इंटू dt। फिर मैंने क्या किया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन आ गया x, v0 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन आ गया t प्लस c, लेकिन t बराबर 0 पे x बराबर 0 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू जैसे ही 0 आएगी एक जाना पहचाना रिश्ता तुम्हें याद आ जाएगा। उस रिश्ते को मैं ऐसे बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वो रिलेशन है, ये वो रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वो रिलेशन है जो तुम बचपन में यूज किया करते थे। ये रिलेशन पता है कब यूज करना है, ये तभी यूज करना जब मेरी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा, वरना ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, अलग अलग मोशन के लिए अपने को फॉर्मूला डिराइव करना पड़ सकता है, बट हमेशा क्यों डिराइव करें, जब अपने को दिख रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक ही इक्वेशन लगेगा। इन 6 में सिर्फ एक याद करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, क्योंकि बाकी पास तो खत्म है। क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 तो सारा रिश्ता एक्सेलरेशन वाला खत्म। वेलोसिटी कांस्टेंट तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वेलोसिटी का भी सारा रिश्ता खत्म। तो सिर्फ एक रिश्ता बचता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, वो रिश्ता ये वाला है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम बदलोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा, टाइम बदलोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा। इसका पता है एक सवाल आता है, मैं तुम्हें बिल्कुल ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं, दिमाग पूरा खोल के रखना। अब जैसे मैं मान लो मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाया, जरा देखना एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ये है कि मान लो कहां पे लो एग्जांपल, यहीं पे ले लेता हूं, इसको 1D हटाओ, यहां पे यहां लिखो 1D, v बराबर v0। एग्जांपल देखना, मैंने बोला एक पुलिस है और एक चोर है। देखना एग्जांपल, पुलिस भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, चोर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अभी दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है। मैंने बोला बताओ पुलिस चोर को कहां पर पकड़ेगा और कितने टाइम के बाद पकड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास ये सवाल आया, सबसे पहले सवाल को देखकर ये पता करो कि भाई साहब सवाल किस कैटेगरी में है। तो मैंने जैसे बोला कि भाई साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये फर्स्ट कैटेगरी का सवाल है। मान लो x दूरी पे चोर पकड़ा गया, तो चोर जितने समय में यहां पर पहुंचा उतने समय में पुलिस भी पहुंच जाएगा, क्योंकि जब मैं टाइमर ऑन करूंगा चोर वहां से वहां पहुंचा और पुलिस वहां से वहां पहुंच गया उसी टाइम में।
तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा। यानी कि पुलिस के यहां पहुंचने का टाइम और चोर के यहां पहुंचने का टाइम सेम होगा। तो मुझे बताओ इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, x/5। इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 + x/10। काट दो, 2x बराबर 10 + x, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर दूर चोर पकड़ा जाएगा। कितना टाइम लगेगा, तो चोर कितना दूरी तय किया, 10 मीटर। चोर 10 मीटर तय किया, चोर की वेलोसिटी कितनी है, 5। भाग दे दो, जैसे भाग दोगे 10/5, 2 सेकंड में चोर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। आई बात समझ में। यह होता है 1D मोशन में पहला एग्जांपल जिसमें मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तुम्हें सिर्फ सिंगल फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये वाला। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल हुई तो फिर 2 केस बनेगा। वेलोसिटी वेरिएबल है यानी कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सुनना मेरी बात गौर से। अब इसमें मैंने क्या माना कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, बट चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला मेरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, अब वो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है a0, मान लो a0 की वैल्यू मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी हर सेकेंड 2 गुना बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है। 10 से 12 हुई, अगले सेकेंड 12 से 14, 14 से 16, 18, 20, 22, 24। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि मेरे पास एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन कैसा है, तो भाई साहब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड वाला केस आया, थर्ड वाले में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। ये सेकेंड केस आया। अब इस केस में भी अपने को पता करना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा और कौन कौन सा वैलिड नहीं होगा। एक बात बताओ, वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन पॉसिबल है, वेलोसिटी का एक्स के साथ फंक्शन पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ तो होगा ही। 3 तो पक्का है, फिक्स है सर, 3 पॉसिबल है। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन का टाइम के साथ पॉसिबल है? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ कोई चीज अगर कांस्टेंट होगा तो उसका किसी के साथ रिश्ता क्यों होगा? ये तीनों रिश्ता पॉसिबल है, ये तीनों रिश्ता पॉसिबल नहीं है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले में 2 केस आता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मान लो मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रहा हूं, इसमें 2 केस आता है। एक मेरी स्पीड बढ़ रही हो और एक मेरी स्पीड घट रही हो। भाई मैं आगे जा रहा हूं, मेरे को कोई पीछे से खींच रहा है, तो मेरी स्पीड क्या होगी, घटेगी। घटने का रेट कांस्टेंट है, उसको भी तुम एक्सेलरेशन ही बोलते हो। कई लोग उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट डी एक्सेलरेशन को कभी कभी निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। अगर मेरी स्पीड घट रही है मतलब मैं डी एक्सेलरेट कर रहा हूं, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है। मैं जा तो रहा हूं आगे, बट मुझे कोई पीछे से खींच रहा है। पहले मेरी वेलोसिटी थी 12, अगले सेकंड हो गई 10, उसके अगले सेकंड हो गई 8, 8 से घटकर हो गई 6, 4, 2, 0। ये हुआ डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से। कितने से, 2 से। एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी 10 थी, 12, 14, 16, 18, 20, ये भी एक्सेलरेशन है, बट ये क्या है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें 2 केसेस पॉसिबल होता है। कैसे बोलते हैं, या तो एक्सेलरेशन मेरा प्लस a0 होगा या एक्सेलरेशन मेरा माइनस a0 होगा। प्लस a0 का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिधर मेरी वेलोसिटी है उधर ही मेरा एक्सेलरेशन है, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी। जिधर मेरी वेलोसिटी है उसके अपोजिट मेरा एक्सेलरेशन है, तो स्पीड घटेगी। ये दोनों केसेस यहां पर पॉसिबल है, एक तो एक्सेलरेशन वाला, दूसरा डी एक्सेलरेशन वाला। अब मेरी बात सुनना गौर से, जैसे जैसे बता रहा हूं दिमाग में वैसे वैसे फिट करते जाना। सुनना,
अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताओ। तुम बोले कि सर एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो dv/dt। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसको प्लस ए नॉट लिख दो, लेकिन अगर निगेटिव है तो माइनस भी तो आ सकता है। ये दो आ गया। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, dv बराबर प्लस माइनस ए नॉट इंटू डी टी, दोनों साइड करो इंटीग्रेट। इसको तुमने इंटीग्रेट किया, मैं मान के चल रहा हूं कि t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब मैं u से स्टार्ट कर रहा हूं चलना। t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, से सम t उस समय वेलोसिटी मेरी हो गई v, dv का इंटीग्रेशन आ गया v, लिमिट जैसे डालोगे ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन आ गया t, लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा t। अब तुम देखना v बराबर u प्लस माइनस ए टी। बचपन में तुमने याद किया है क्या, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस ए टी, याद है? v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस माइनस ए टी। ये कब यूज करते हैं, ये तभी यूज करते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिश्ता। ये रिलेशन आया क्यों, ये रिलेशन इसीलिए आया क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है पिक्चर में, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक रिलेशन तो आएगा ना, वही ये रिलेशन। बट सिर्फ एक रिलेशन से अपने को काम नहीं चलेगा, अपने को ये भी चाहिए, अपने को ये भी चाहिए। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हो वेलोसिटी को, वेलोसिटी को लिख सकते हो dx अपॉन dt। देखना dx अपॉन dt बराबर u प्लस माइनस ए नॉट टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, dx बराबर u dt प्लस माइनस ए नॉट टी इंटू डी टी, वापस से इंटीग्रेट करो, u इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, बाहर निकालो, t बराबर 0, t बराबर 0 पे मैं मान के चल रहा हूं कि पार्टिकल ऑरिजिन पे है, t बराबर 0 पे मान के चल रहा हूं कि ऑरिजिन पे है, से सम t से सम t से सम डिस्प्लेसमेंट x, dx का इंटीग्रेशन आ गया x, u तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, dt का इंटीग्रेशन आ गया t प्लस माइनस ए नॉट तो कांस्टेंट है, ये आ गया टी dt का इंटीग्रेशन आ गया टी स्क्वायर बाई 2। ये देख के भी बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा, x या s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये याद है फॉर्मूला, x बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यही वही फॉर्मूला है जो बचपन से तुम याद करते आ रहे हो, यानी कि ये रिलेशन आया मेरा एक्स टी का, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिश्ता। देख रहे हो, इसमें वेरिएबल सिर्फ x और t है, x इज फंक्शन ऑफ टाइम, u भी कांस्टेंट है और a नॉट तो मेरा कांस्टेंट है ही। ये रिलेशन मैं तभी यूज करूंगा जब मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अभी दो रिश्ता आया है, बीच वाला भी बचा हुआ है, बीच वाला रिश्ता v और x का होना चाहिए, यानी कि इसमें वेरिएबल सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बीच वाले रिश्ते में वेरिएबल सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और दुनिया में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें सर, अगर सिर्फ यही वेरिएबल है तो टाइम को गायब कर दो, पहले वाले और दूसरे वाले रिश्ते में से टाइम को गायब कर दो, यहां से टाइम की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ v u एंड a और इस टाइम को यहां पर डाल दो। जैसे तुम ये परफॉर्म करोगे, टाइम को यहां से उठाकर यहां डालोगे तो रिश्ता तुम्हारा x और v में आएगा। मैं डायरेक्टली वो रिश्ता लिख रहा हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2a नॉट इंटू एक्स। तीन फॉर्मूला जो तुम बचपन से लेके आज तक याद करते हुए आ रहे थे, v बराबर u प्लस माइनस ए टी, s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। एक्चुअली में ये रिश्ता सेकेंड कैटेगरी ऑफ मोशन है जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है।
ये तभी रिश्ता यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और ये तभी रिश्ता यूज करते हैं, कहां गया ये, जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये सब रिश्ता यूज मत कर देना। बात इतनी सी है, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें, हमें क्या पता। तो ये पता होना चाहिए, ये कंडीशन पता होना चाहिए। आ गया। अब इसके बेसिस पे मैं एक सिंगल सवाल तुम्हें करवा के दिखाता हूं कि कैसा इसके ऊपर सवाल आता है। मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहां से हटाओ, पहले इसको थोड़ा और दूर लेके जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखना तुम, वही चोर वही पुलिस, आओ दोनों को दौड़ाएं। मैंने बोला ये है हमारी पुलिस और ये है हमारा चोर। चोर कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। पुलिस की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना। एक भी अगर निगेटिव है, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना। अभी दोनों के बीच का दूरी मान लो 100 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। मान लो ये x दूरी पर पकड़ा गया, मान लो ये x डिस्टेंस पे पकड़ा गया। अब मेरे को बोला कि बताओ x की वैल्यू क्या है और वो टाइम क्या है। सबसे पहले मोशन को पहचानो, बिना मोशन पहचाने पेन उठाने की जरूरत भी मत करना वरना गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पुलिस को देखा, पुलिस के पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है। मैंने चोर को देखा, चोर एक कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का और कांस्टेंट वेलोसिटी का, दो का कॉम्बिनेशन है। अब दोनों को टाइम सेम लगना चाहिए। चोर को यहां से यहां पहुंचने मान लो लगा टाइम t, तो चोर के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? चोर के लिए लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला किसके लिए लगाए तुम? चोर के लिए। यही फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि चोर की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसी वजह से। अब बात करता हूं मैं पुलिस की। अब अगर मैं पुलिस की बात करूं, मेरी बात सुनना गौर से, पुलिस के पास एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है और पुलिस की वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। पुलिस की स्पीड बढ़ रही है। मान लो पुलिस ने कितना तय किया? 100 प्लस एक्स। पुलिस के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 प्लस एक्स, और वो कौन सा रिश्ता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का है, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का है। यानी कि पुलिस के लिए 100 प्लस एक्स बराबर यूटी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी हाफ ए, तो 100 प्लस एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t। एक्स की वैल्यू यहां 10t डाल दो, सबको उधर लेके चले जाओ। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, एक वैल्यू निगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, टाइम की वैल्यू ले लेना, वो टाइम की वैल्यू डाल दो किसी भी इक्वेशन में और x की वैल्यू आ जाएगी। ये सवाल हुआ। अलग अलग सिचुएशन है, मुझे अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ा। सिचुएशन अलग थी तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला मुझे अलग अलग यूज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। लेकिन ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया, कैसे इसको सॉल्व किया। सेकेंड कैटेगरी भी हमने बात कर ली, दिमाग खोल के रखो। 3 कैटेगरी के अलावा चौथा कैटेगरी आता ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं आएगा तुम्हारे, यही 3 कैटेगरी आएगा। तीसरा जो होता है वो होता है जहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यानी कि एक्सेलरेशन खुद एक टाइम का फंक्शन है, x का फंक्शन है, v का फंक्शन है। ये दोनों के लिए फॉर्मूला याद करना आसान है, बार बार मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरे को हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो इनफाइनाइट केस कैन बी पॉसिबल। एग्जांपल, a बराबर sin t, एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन टाइम, a बराबर t स्क्वायर,
a बराबर e की पावर t। अलग अलग फंक्शन के लिए एक्सेलरेशन की मतलब अलग अलग फंक्शन है एक्सेलरेशन और टाइम का। तुम इसके लिए याद कर लोगे, इसके लिए याद कर लोगे, इसके लिए कितना याद करते जाओगे, इसीलिए अपने को कुछ भी याद नहीं करना। यहां दोनों तुम याद कर सकते हो, हाँ वो तो सिंपल है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो 3 फॉर्मूला वैलिड है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट तो 1 फॉर्मूला है। बट जब ये होता है तो अपने पास टोटल 6 इक्वेशन पॉसिबल है, 6, और सिंगल इक्वेशन से बाकी का 5 निकालना आना चाहिए तुम्हें। ये आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया। यही है वो टिपिकल पार्ट काइनेमेटिक्स का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का एक रिश्ता है x बराबर टी क्यू। एक रिलेशन दिया x और t का। मैंने बोला मुझे बताओ ये कौन सा केस में पढ़ रहा है, किस कैटेगरी में ये पढ़ रहा है। तुमने x और t का रिश्ता देखा, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का रिश्ता क्या निकला, v बराबर 3t²। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6t के बराबर आ गई, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के बीच का रिश्ता आ गया, वेलोसिटी टाइम के बीच का रिश्ता आ गया, और xt के बीच का रिश्ता अपने को दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ इसकी कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन की कैटेगरी, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि थर्ड केस है। यानी कि यहां पर 6 इक्वेशन पॉसिबल है। हमने कितना निकाला, एक दिया हुआ था, 2 हमने निकाला, बाकी का 3 बचा हुआ है। एक रिलेशन आता है x और v का, एक रिलेशन आएगा av का, और एक आएगा ax का। यहां से टाइम को उठाओ, इस टाइम को x वाले में डाल दो, तो ये रिलेशन किसका आया, ये रिलेशन आया x और a का। देखो वेरिएबल x है और वेरिएबल a है, टाइम नाम का कोई चीज ही नहीं है यहां पे। ये रिलेशन a और x का आया, इसी टाइम को यहां डाल दो। ये रिलेशन कितना आया, ये रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का आया, ये रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का आया, आ गया। अब एक और बचा हुआ है इन दोनों का, इसको स्क्वायर करो। अपने को टाइम गायब करना है, वेरिएबल सिर्फ 2 होना चाहिए। अगर इसके बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो वेरिएबल सिर्फ x और v होना चाहिए, टाइम 3 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, और इसको दोनों साइड क्यूब करो, और दोनों को डिवाइड कर दो। टाइम गया, x² बराबर v³/27। ये रिलेशन निकल गया x और v का। इस तरीके से अपने को एक रिश्ते से 5 अलग अलग रिलेशन निकालना आना चाहिए। मेरे को सिर्फ एक रिलेशन पता था, और मेरे को दिख गया कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को बाकी का सारा रिलेशन निकालना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 3 टाइप ऑफ मोशन ही पॉसिबल होते हैं, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और थर्ड टाइप आता है जहां एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। ये सबसे प्रो लेवल है। ये आ गया तुम्हें वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो मतलब तुम्हें सब कुछ आ गया, ये आ गया, तो ये प्रो लेवल है, और वो दोनों तो बेसिक है। अब तुमसे सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूं, अंडर ग्रेविटी मोशन किस टाइप का मोशन होता है, अंडर ग्रेविटी मोशन किस टाइप का मोशन होता है। तो अंडर ग्रेविटी मोशन इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, इसीलिए अंडर ग्रेविटी मोशन सेकंड कैटेगरी में पड़ता है, क्योंकि वहां g की वैल्यू कांस्टेंट होती है स्मॉल हाइट के लिए। तो सारा फॉर्मूला में a की जगह तुम g यूज कर लेते हो, और तुम बोलते हो कि अंडर ग्रेविटी मोशन तो अलग है, वो सेकंड कैटेगरी का मोशन है।
आ रही है बात समझ में? तो कुल मिला के पूरी दुनिया में 3 टाइप का मोशन होता है, दिमाग में बैठा लो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो मेरा क्या होगा? सिंपल सी बात है, सिंगल फॉर्मूला, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो 3 फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? वो रिलेशन, वो रिश्ता निकालने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। आई बात समझिए? तो ये मैंने ओवरऑल पूरी काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन और एक सारा रिलेशन बता दिया। आई, अब मैं क्या बात करूंगा? ये सारी बातें किसके लिए थी? 1D वहां भी देखो xt है। 1D से मैं 2D में आऊंगा, बट अभी नहीं। पहले 1D पे अपन पीएचडी कर ले, फिर अपन 2D में आएंगे। अब मैंने तुम्हें सारा मोशन बता दिया, बट मैंने कुछ बेसिक चीजें और मिस की है। और उन बेसिक चीजों की बात करते हैं, वो बेसिक चीजों की बात करते हैं। आओ, बहुत सारी बेसिक चीजें भी हैं जो अपने को इस चैप्टर के स्टार्ट करने में, एक चैप्टर का तुम्हें ओवरव्यू मिल गया कि तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें चलना ऐसे है। ये दिमाग खोल के रखना। अब अपन आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, जो चैप्टर कहलाता है काइनेमेटिक्स। यूज कैसे करते हैं, अब इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। चलो आओ, अब ये चैप्टर कैसे अपन देखो कैसे बताएंगे, देखना तुम गौर से देखना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहला जो इस चैप्टर में आता है, सबसे पहला टर्म वो आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है डिस्टेंस। उसके बाद जो आता है वो आता है वेलोसिटी। उसके बाद आता है स्पीड, और उसके बाद आता है अपना एक्सेलरेशन। सबसे बेसिक में चैप्टर की ये सारी बातें बताई जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम्हें पता है? बिल्कुल बेसिक। ए पॉइंट से भागता भागता कोई बी पॉइंट पे गया, कई सारे पाथ हो सकते हैं, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कई सारा सवाल हो सकता है, कई सारा, बट तुम लोग के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल, थोड़ा ठीक ठाक। जैसे इसके 2 तरह के सवाल होते हैं। एक पिक्चर वाले सवाल देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई बंदा ए से बी तक गया भागता भागता, ठीक है, ए से बी तक गया, और ये एंगल दे दिया मैंने π/3। मैंने बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये कॉर्ड लेंथ ही होगा। डिस्प्लेसमेंट तो ये कॉर्ड लेंथ ही होगा। अच्छा, ये आधा कितना होगा? ये आधा होगा 30 डिग्री, और ये आधा कितना होगा? 30 डिग्री। ये रेडियस मेरा r है, तो ये लेंथ कितनी होगी? याद है 90 डिग्री होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी कॉर्ड का लेंथ, बताओ कितना होगा? ए बी cos 30, सॉरी ए बी sin 30, और ये भी ए बी sin 30, यानी कि ये कितना आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर, डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ r sin 30 विच इज इक्वल्स टू r मीटर। इस तरह के सवाल आ सकता है। देखना सवाल किस तरीके का आएगा, वेरिएशन रहेगा सवाल में। पहला तो ये सवाल आ गया जिसमें अपने को पिक्चर बना के दे देगा, और वो पिक्चर बना के तुमसे कुछ कुछ पूछेगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस के लिए ये पाथ लेंथ अपने को चाहिए, ये वाला लेंथ। अब तुम्हें पता है ये एक सर्कल का हिस्सा है, ये आर्क लेंथ का काम कर रहा है। आर्क लेंथ क्या होगा? आर्क लेंथ L बराबर R इंटू थीटा। याद है आर्क लेंथ का फॉर्मूला? याद है आर्क लेंथ बराबर R इंटू थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक तो इस तरह का सवाल आता है। एक सवाल मैं तुम्हें घर के लिए देता हूं, तुम सोचना कैसे करना है, सोचना, उसके बाद अपने को आंसर देना। A B C D E F। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं सुनना। जब मैं A से B जाऊंगा
ए से सी जाऊंगा, ए से डी, ए से ई, ए से एफ और ए से ए, तो इन सब के लिए मेरे को ये रेगुलर हेक्सागोन है। तुम्हें बताना है जब ए से बी जाऊंगा और ये 10 मीटर है, ये हर साइड 10 मीटर है, तो ए से बी जाऊंगा तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा होमवर्क का, ये तुम्हें करना है, ये सारा पिक्चर फिल करना है। वैसे तो दिख ही रहा है, ए से बी में तो दिख ही रहा है, डिस्टेंस भी 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10, लेकिन बाकी तुम्हें फिल करना है। ठीक है, अभी रुक जाओ, इसमें एक तरह का सवाल और आता है। एक तो ये रहेगा पिक्चर वाला सवाल, इसमें जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसा आता है, इक्वेशन। मैं सारा कैटेगरी करवा रहा हूं। इसमें तो एक पिक्चर वाला सवाल आता है, दूसरा टाइप का सवाल आता है इक्वेशंस वाला। देखना, इक्वेशन वाला सवाल क्या होता है, वो तुम्हें एक रिश्ता देगा कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिश्ता दिया हुआ है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये एक रिलेशन है, इक्वेशन दिया हुआ है। और पूछेगा क्या, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। कुछ भी नहीं करना, रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली टाइम डाल दो, डायरेक्टली टाइम डाल दो। टाइम डालोगे तो t बराबर 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है, 1 डाल दो। t बराबर 1 पे x की वैल्यू कितनी है, 1 डालो, 4 मीटर। तो 1 से 4 पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ गधे, 3 मीटर का हो गया। तो एक इक्वेशन वाला सवाल रहता है और एक ग्राफिकल सवाल रहता है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सवाल रहता है। इसमें जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन वाले, जो जिनको कहते हैं अपन टर्निंग प्रॉब्लम, ये मैं आगे करवाऊंगा, अभी नहीं, वो बाद में करवाएंगे। बट तुम्हें ये रफ आइडिया तो लग गया ना कैसे अपने को इसको अप्रोच करना है। वेलोसिटी, अब देखना, वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस और एक होती है एवरेज। दोनों का बेसिक फॉर्मूला और डेफिनेशन तुम्हें याद होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx अपॉन dt, उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, उस इंस्टेंट पे, वो जो इंस्टेंट है वहां पे। और एक होता है एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस चीज को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो मैंने बोला कि मेरा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिश्ता दिया हुआ है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। मैंने तुमसे पूछा पहला, फाइंड v एवरेज, सवाल की गहराई को समझना, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1। एक तो ये सवाल पूछा। दूसरा पूछा, फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 1 सेकेंड। अब 2 टाइप का सवाल है। जब भी एवरेज की बात होती है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मेरे को बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा, t बराबर 0 पे x की वैल्यू कितनी थी और t बराबर 1 पे x की वैल्यू कितनी थी, 4। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 3 का। तो v एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 0 से 1 के बीच में इंटरवल कितने का है, 1 सेकेंड का है। ये तुम्हारा हुआ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर वो इंस्टेंटेनियस पूछता है कि 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस बताओ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो v बराबर dx अपॉन dt क्या होगा, v डिफरेंशिएट करो, 2t प्लस 2, 1 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे 1 सेकेंड डालो, ये उसकी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है।
और इस इंटरवल में वो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। बिल्कुल डिफिनेशन पे चिपके रहना, हिलना मत यहां पे, ये फंडा हुआ। अब सेम सवाल स्पीड के लिए भी होगा, स्पीड के लिए भी होगा। अगर तुमसे पूछा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। स्पीड में कोई लफड़ा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर तुमसे कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देना। जैसे मैंने बोला कि इस वाले सवाल में इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ t बराबर 1 पे, तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सीधा आंसर क्या देना है, कितनी निकाला हमने, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये -4 भी आया होता ना, तो मेरा आंसर क्या होता, 4 होता, क्योंकि -4 तो डायरेक्शन बता रहा है। अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्टली यही लिखता मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ता है किसमें, किसमें फर्क पड़ता है, इस एवरेज स्पीड में, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि क्या सर डिस्टेंस भी यहां पर 3 मीटर ही होगा क्या? अगर यही सवाल पूछता मैं कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताओ, क्या डिस्टेंस 3 मीटर ही होता या अलग होता? इस पर्टिकुलर सवाल में डिस्टेंस मेरा 3 ही मीटर होगा। लेकिन तुम आगे पढ़ोगे, एक प्रॉब्लम आता है जिसको बोलते हैं टर्निंग प्रॉब्लम। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन मान लो आगे जाकर मैं यहां पर टर्न ले लिया, मैं x बराबर 0 से जा रहा हूं, मैंने बोला कि मान लो x बराबर 3 मीटर पे मैं टर्न लेके वापस से x बराबर 2 मीटर पे पहुंच गया, और ये करने में मेरे को टोटल टाइम 4 सेकेंड का लगा। अगर मैं टर्न कर गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मुझे v एवरेज बोला, एवरेज वेलोसिटी बोला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी जो कि 2 मीटर है, अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर मेरे को कोई एवरेज स्पीड बोला, टोटल डिस्टेंस 3 + 1, आगे गया 3, पीछे गया 1 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 4 अपॉन टोटल टाइम। देखो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। इसलिए जब पार्टिकल टर्न ले लेता है ना, तो पिक्चर बदल जाती है, डिस्टेंस अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। जब तक वो एक डायरेक्शन में चल रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं है, जब तक वो एक डायरेक्शन में चल रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं है। टर्न लिया, पिक्चर बदल गई, डिस्टेंस अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। आई बात, इसके ऊपर अभी सवाल करेंगे। ये दोनों फंडे के ऊपर अपन कई सारे सवाल करेंगे, ये सारा फंडे के ऊपर अपन कई सारे सवाल करेंगे। उससे पहले अपन एक्सेलरेशन पहचान लें। एक्सेलरेशन में 2 टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि होता है dv/dt, और एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल क्लियर है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें भी 2 तरह का सवाल बनता है, एक पिक्चर वाला और एक बिना पिक्चर वाला। एक सवाल देखो पिक्चर वाला, मैं जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, अचानक से मैं ऊपर की तरफ टर्न ले लिया और मेरी स्पीड कांस्टेंट है। ये ड्यूरेशन, ये करने में मेरे को टाइम लगा मान लो 2 सेकेंड। मैंने बोला फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, बताओ इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, वेक्टर फॉर्म में बताना। x में है 2i कैप, मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, y में है 2j कैप। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में 2j कैप माइनस 2i कैप अपॉन टोटल टाइम 2। अच्छा, इसको तुम वेक्टरली बता सकते हो।
x में -2, y में +2, ये रहा मेरा नेट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना है मैग्नीट्यूड इसका? √a² + b², 2√2, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि ये कितना आ गया? ये आ गया 45 डिग्री अपॉन 2, कट गया, ये आ गया √2 मीटर/सेकंड²। तुम क्या बोलोगे? इसका एवरेज एक्सेलरेशन है √2 मीटर/सेकंड², 45 डिग्री पे निगेटिव x से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है मेरा ए एवरेज। सब कुछ लिख लिया मस्त वेक्टर फॉर्म में। दूसरा सवाल आता है इक्वेशन वाला। देखो x = tq, फाइंड ए एवरेज फ्रॉम t = 1 to t = 2 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएट करो। तो v आ गया 3t², v कितना आ गया? 3t²। अब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 3 मीटर/सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 12 मीटर/सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, 2 से 1 के बीच में। एक इक्वेशन वाला सवाल और एक पिक्चर वाला सवाल। ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिया, यहां उसको सॉल्व किया, ये ध्यान रखना है। इस तरीके का सवाल, कई सारा सवाल अपन करेंगे, आगे के टर्न पे और करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।